जिस दिन बैरिस्टर साहब नहीं रहे, देखिए मौत भरा के जिंदगी एक कड़वा सच है। मैं इसे सोचना छोड़ करके कहता हूँ कि सबके साथ होना है ये, और इसे मान के भी चलना चाहिए। और मैं कहता हूँ चीज को, और कहते हैं सदन मेरा कि जिस दिन मेरी आंख बंद हो गई तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे खिलाफ कौन सा बिल पास हो गया। जिस वक्त 3 तलाक का बिल पास हुआ तो सदन साहब ने सारे मुसलमान जितने भी सांसद बैठे थे सबसे खुशामद की कि भाई कुछ तो बोलो, शरीयत का मामला है, कुछ तो बोलो। लेकिन किसी की आवाज़ नहीं निकली। जानते हो क्यों नहीं निकली? क्योंकि उनके मुंह में उनकी जबान नहीं थी। उनके मुंह में उनकी जबान इसलिए नहीं थी क्योंकि पीछे से जो बोला गया था सिर्फ वही बोलेंगे, इससे आगे बोलेंगे तो उन्हें पता है कि अगली बार टिकट भी नहीं मिलेगा। वो पार्टी के गुलाम बनकर आए थे, वो पार्टी के कठपुतली बनकर आए थे। उन्हें जितना बोला गया, जितना समझाया गया, सिर्फ इतना बोले। और आखिर में यह हुआ कि 3 तलाक वाला मामला हमारे सिर पर थोप दिया गया। NRC वाला मामला जिस वक्त आया तो एक वाइस बैरिस्टर असुद्दीन वही साहब थे जिन्होंने बिल फाड़ कर दिखाया था कि मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। क्या ये बताइए कि हमारे एक ही बैरिस्टर, क्या एक ही MP हमने बना के भेजा था? क्या और MP नहीं थे क्या? तो मेरे भाइयों कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी वोट ऐसे आदमी को देनी है जो हमारी आवाज़ बनकर वहाँ तक पहुँचा सके। हमें गूंगे बैलों की जमात नहीं चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सके। हमें वो आदमी चाहिए जो हक और सच बोल सके। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये जमात डरने और घबराने वालों की नहीं है। बहुत लोग आएंगे। 2022 में जिस वक्त चुनाव चल रहा था तो हम लोग कैंपेन कर रहे थे और मैं यहाँ भी आया था सभा करने के लिए। वो हमारी बस किस्मती थी कि सदर साहब यहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो मौसम खराब था। बहरहाल हम सीवाल में जिस टाइम कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा चाचा इस बार देख लो। तो समाजवादी पार्टी का इतनी बड़ी खुमारी चढ़ी हुई थी तो उन्होंने मुझे गाली दी और मुझे ये कहा कि सालों तुम बीजेपी को जिताने के लिए आ गए, अगर तुम आपके यहाँ दिखाई देंगे तो हम जूता मार के भगाएंगे। मैंने कहा चाचा चलो कोई बात नहीं, भगा देना, पर कम से कम दुआ तो कर देना हमारे लिए। दूना दुआ करूँ और वोट तो सोचना मत। हमने कहा चलो जी ठीक है। मैंने जी कम से कम सिर पर याद रख दो, वो सिर पर ज़्यादा करेगा जूता और मारूंगा। हम वहाँ चले आए, मैंने कोई बात नहीं। पर मैंने उनसे कहा कि चाचा क्या बात रही, तुम बीजेपी को हरा रहे हो, लोग वहाँ हरा रहे हैं। मैंने कहा नहीं हारी तो लोगों तुम नहीं आने देंगे। मैं चलो जी देखते हैं। यार वो ये हुआ कि सबने जोर लगाया, मुसलमान ने छल बोल दिया, बीजेपी को रोक नहीं पाए। देखिए हमने बीजेपी हराने की हर कोशिश कर ली, पर मेरा कहना यही है कि बीजेपी को हराओ मत, अपने आप को जिताओ। अगर आप हराने में लगे रहोगे तो ना तो जीत पाओगे ना हरा पाओगे। हमें अपना आप को पहले नंबर पर पहुँचाना है। देखिए जिस वक्त अभी हमें देखा था कि मेरठ का चुनाव हुआ, मेरठ के अंदर हम घर घर गए। शुरू में हमारी ये स्थिति कि हम 4 से 5 लोग थे और हमें कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था कि हम मेल लड़ाई की है, और लड़ाना भी जरूरी था क्योंकि 26 पार्षद हमने मैदान में उतारे थे और ये सोच के उतारे थे कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद से हमें पता था कि हम इंशाल्लाह कर लेंगे। पर लोगों ने ये कहा कि यार तुम 4-5 लोग हो, तुम्हारे और आदमी कहाँ हैं? और ये सच्चाई भी थी। गाड़ी हमारे पास 5 और हम आदमी चुनाव लड़ाने वाले 6। ये सोचते थे कि किसी गाड़ी में बिठाएं जो सरल चले। शहर में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, शाम को 6 बज जाते थे। मेरा छोटा भाई बैठा है आजम, हम ऐसे ऐसे लोगों को भी साथ लेके चलते थे। लोग ये कहते थे कि भाई यार तुम मेरे चुनाव लड़ रहे हो, मजाक कर रहे हो, सब असर भी नहीं जीत पाओगे। 5 दिन बचे थे चुनाव के अंदर, हमारे पास कोई आदमी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी कि हमारे पास 10 गाड़ियाँ थी, वो भी कम पड़ गई थी। और जब शहर में निकले तो यही नहीं पता चला कि वोट आई कहाँ से और कैसे हो गई। 1,28,840 वोट दिए हमने और 11 पार्षद जिताए। हमने ठीक लोगों से यही कहा था कि बस एक मौका देकर देखो बीजेपी से कैसे टक्कर ली जाती है, हम बताएंगे। अगर उनके आंखों में आंख डाल के नहीं बात कर पाए तो तुम्हारा जूता होगा, हमारा सर होगा। बस एक बार एक मौका देंगे। और आवाम ने हम पर भरोसा किया और शपथ ग्रहण समारोह में हमने दिखा दिया कि देखो MIM वाले ये है कि सर तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटाएंगे, तुम्हारी छाती बनाएंगे, तुमसे काम कराएंगे। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, बहुत बवाल हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस वक्त हमने शुरुआत की उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम तो तुम्हें गाना पड़ेगा, और हमने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। वो बोले नहीं करोगे तो सोच लेना क्या होगा, भाई गर्दन नहीं काटोगे, कटवा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। आप राष्ट्रीय गान गाओ, हम गाएंगे, तुमसे तेज आवाज में गाएंगे, गाओ राष्ट्रीय गान, लेकिन वंदे मातरम नहीं होगा। लास्ट ये हुआ, हाथापाई हुई, कुछ हमारे पीटे,
मुकदमेबाजी हुई, खूब जोर लगाया बीजेपी वालों ने, लेकिन हमने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, क्योंकि एक ही चीज़ थी कि संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था कि हम वंदे मातरम गाएं। हम बैठें, बात करें, लेटें, गाएं, लेकिन वंदे मातरम का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आपको गाना जरूरी है। आप राष्ट्रगान गाओ ना खड़े होकर। हमने कहा कि गाओ, सबने जो लगाया, नहीं हुआ मुकदमा। आखिर में ये हुआ कि मेयर को हमसे ये कहना पड़ा, अखबार में भी है, कि आज के बाद हम कभी भी वंदे मातरम पर विवाद नहीं करेंगे, हम सिर्फ विकास की बात करेंगे आपके साथ मिलकर। ये हमने आवाम को दिखाया कि देखो आपने जो कहा था हमने वो करके दिखाया, क्योंकि हमें पता था कि जो हम करने जा रहे हैं कुछ गारंटी नहीं थी कि हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि 3000 का मजमा था और हम कुल 40 लोग वहाँ बैठे हुए थे, जिसमें हमारे 11 पार्षद और कुछ हमारे अपने पार्टी के लोग बैठे हुए थे, जिसमें हमारी 6 महिलाएं थी जो जीत कर गई थी। पर हमने रिस्क लिया, हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ। हम हाँ, एक सवाल और किया, डीएम बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम मारे भी जा सकते हो और तुम इन्हें भी मरवाओगे। बाकी वो लोग भी तो बैठे जो समाजवादी पार्टी से जीत के आए, वो क्यों नहीं बोल रहे, उन्हें क्यों नहीं परेशानी है? बहुजन समाज पार्टी के भी मुस्लिम जीत के आए, उन्हें क्यों नहीं परेशानी है? तो मैंने कहा डीएम साहब, आपने शायद एक शेर नहीं सुना कि जिन्हें अपने सर अजीजों को घर को चले गए, हम सरफरों के साथ तो सिर्फ नहीं गए बस। जिन्हें अपने सिरों से प्यार है, ये जो खड़े हैं ये सरफिरे हैं, इन्हें सिरों से प्यार नहीं है। गर्दन कटती हो अभी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो घर से बांध के चले, ये रहा, हमें नहीं परवाह, लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लड़ेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, रिश्तेदारी की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। और अभी तो शुरुआत है, आज पहला दिन, आने वाले 5 साल देखना हम कैसे बवाल मचाएंगे, तुमसे तो काम करा के मानेंगे। चला माना, कामयाब रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर रखा हुआ है, हम आपके बीच में बार बार आएंगे, मिन्नत भी मनाएंगे। अगर आप कहोगे पैर पकड़ो, हम पैर नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे कौम का मसला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। अगर आज नहीं बोले तो सच्चाई है, आप देख लेना, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। 2024 सर पर रखा हुआ है। बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, बच्चियों पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। देखिए माहौल ख़राब चल रहा है, अभी आज हमारी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। हमारे सामने क्या होता है हम सिर्फ खड़े खड़े देख रहे हैं, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि कल जब हमारे साथ होगा तब देखेंगे। जब दूसरे के साथ हो जाता है तो घर को चले जाते हैं, जब अपना नंबर आता है तो सोचते हैं कि यार हमारे साथ तो कोई बोला नहीं। ये भूल जाते हैं कि जब उसके साथ नंबर था तो मैं भी नहीं बोला था। इसलिए हमें एक दूसरे की आवाज़ बननी पड़ेगी। मेरे भाइयों, आवाज़ हम तभी बनेंगे जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे, और मजबूत हम तब होंगे जब हम सियासत में मजबूत होंगे। और सियासत में मजबूत होने के लिए अपना सियासी लीडर चुनना पड़ेगा, सियासी पार्टी चुननी पड़ेगी, सियासी जमात को मजबूत करना पड़ेगा। और हमारी सियासी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हमारा निशान है पतंग। तो इंशाल्लाह इस जमात को मजबूत करेंगे। देखिए, जिस वक्त हमने सफरजंद समारोह में ये बवाल उठाया, मामला किया, तो अगले दिन सब जगह था, क्योंकि सबसे पहले मेरठ में शुरुआत हुई। फिर उसके बाद कोई जिला ऐसा नहीं था जहाँ हमारा एक चेयरमैन भी जीता ना, तो उसने भी बराबर बात की, क्योंकि उसके अंदर भी हिम्मत आई, वो भी नहीं झुका, उसने भी वो किया जो संविधान ने कहा था। लोकसभा के भी थे वहाँ बचपा के भी थे, वहाँ लोगों से भी जीत के आए थे, उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जहाँ हमारे पूरे सदन में एक भी पार्षद था या सबक था, उसने खड़े होकर नारा तकबीर का भी नारा लगाया। तो ये हिम्मत कहाँ से आई थी? क्योंकि हमारा कायद मजबूत था, हम उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो बात करता है हक की और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। आप भी करिए, करके देखिए, डर निकल जाएगा आपके अंदर से भी। सियासत को मजबूत करिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कुर्बानी आज की डेट में ना तो जान की मांगी जा रही है ना माल की मांगी जा रही है। हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी कुर्बानी दीजिए अपनी वोट की। सबसे अजीज और सबसे कीमती जो है वो है वोट। अब लड़ाई तीर और तलवार की नहीं है, सिर्फ वोट की है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी सियासत को मजबूत कीजिए। और देखिए, ये जमात, कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों की नहीं है, शोषित, वंचित और पिछड़ों की पार्टी है। हम इसमें सबको चुनाव लड़ाते हैं जो मांगता है। हमारे बीच में हमारे रमेश बाबू बैठे हैं, इन्होंने भी चुनाव लड़ा, जिला पंचायत लड़ा, किसी वजह से हार गए। इनकी वाइफ ने भी चुनाव लड़ा था, गाजियाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा था मनमोहन ब्रह्मा जी ने। जी रमेश बाबू लड़ा था, हाँ जी, विधानसभा लड़ा है, साहिबाबाद विधानसभा लड़ा था। और इस बार भी हमने पार्षद का टिकट लड़ाया था धर्मवीर सिंह जी को, वार्ड नंबर 47 से।
2022 का चुनाव लड़ा हमने विनोद जाटव जी को, तो जो हमसे टिकट मांगेगा हम देंगे। हम तो सबकी बात करने वाले हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आज तक हमने किसी अपनों की बात की। हम तो ये कहते हैं कि सब मिलकर रहो। देखिए ये मुल्क हमारा एक बगीचा है और बगीचे में सब तरह के फूल होते हैं। एक फूल अगर लगाओगे तो वो बगीचे भी अच्छा नहीं लगेगा, बगीचे में सारे फूल लगे हों तभी अच्छा लगता है। इसलिए हमें सबकी ज़रूरत है, सब हमारे भाई हैं। आपने देखा कि एनआरसी के अंदर जिस वक्त बवाल चल रहा था तो हमारी बहुत सारी मुस्लिम बहनें बैठी हुई थी, भाई भी बैठे हुए थे, लेकिन आपने ध्यान देगा उनके बीच में हिंदू भाई भी थे, सिख भाई भी थे, ईसाई भाई भी थे, तभी ये धरना प्रदर्शन कामयाब हुआ और आज हम लोग इकट्ठा बैठे हैं। अगर सब लोग एक जगह हो जाते और मुस्लिमों की लड़ाई होती तो शायद आज हम यहाँ ना होते, किसी डिटेंशन सेंटर में होते। तो वो सब लोग भी हमारे भाई हैं। हमें सबसे वोट लेना है, जैसे हमने दिया है प्यार मोहब्बत से, ऐसे ही उनसे प्यार मोहब्बत से वोट लेना भी है। हमें अपना आप को भी मजबूत करना है, उनको भी मजबूत करना है और देश को मजबूत करना है। इसके लिए मजबूत सियासत का होना जरूरी है और मजबूत लीडर का होना जरूरी है। तो इंशाल्लाह हम आने वाले 2024 के अंदर ना तो किसी की सुनेंगे ना किसी की बहकाई में आएंगे, अपना वोट सिर्फ पतंग को देंगे इंशाल्लाह। देखिए हम लोग कोई नेता नहीं है, हमारे बैरिस्टर साहब का कहना है कि आप लोग सियासत में हिस्सेदारी करिए, लड़ाई सिर्फ हिस्सेदारी की है, ना कि किसी का हक छीनने की। हमारा सिर्फ ये कहना है कि कुर्सी हमें सामने वाली नहीं, कुर्सी हमें बराबर वाली चाहिए। जो चीज़ तुम अपने समाज को दे रहे हो वो हमें भी दीजिए। समाजवादी पार्टी ने 2012 में 18% आरक्षण देने का हमें वादा किया था कि मुसलमानों को 18% देंगे। 18 तो बहुत दूर की बात है, 0.8% भी नहीं मिला। हमारे हिस्से में मिला तो सिर्फ साइकिल और रिक्शा और मजदूर कार्ड। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम तुम्हें एजुकेशन के लिए हॉस्पिटल भी देंगे, पढ़ाई के लिए और स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, या तुम्हें हॉस्पिटल देंगे, तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा देंगे, कहीं नहीं मिला। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप अपने आप को मजबूत कीजिए। देखिए हैदराबाद के अंदर कॉलेज चल रहे हैं बैरिस्टर साहब के, स्कूल चल रहे हैं जिसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। 2200 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ 20 रुपये का पर्चा बनना है, 3 महीने के लिए इसमें इलाज फ्री चल रहा है। तो हमें वो चीज़ चाहिए जिसमें हम कामयाब हो रहे हैं और हमारा देश कामयाब हो रहा है। हमें जाति और बिरादरी से हटकर अपने आप को मजबूत करना है और देश को मजबूत करना है। और एक ही विकल्प है हमारे पास अब, बीजेपी को अगर हराना है या इन्हें भगाना है चोरों को, तो हमें अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना पड़ेगा। आज के वक्त का तकाजा है ये, तो करेंगे इंशाल्लाह सब लोग इंशाल्लाह। देखिए वक्त ज़्यादा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा कि हम वो लेट भी हो गए थे, तो अपनी बात बस मैं यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।